हेलो आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। चलती रहेगी जिंदगी में आज मुलाकात करवाएंगे आपसे दो डॉक्टरों से। जी हाँ, दो डॉक्टरों से इसलिए क्योंकि कोरोना का लगातार खतरा जो है, जो बना हुआ था, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा अगर आलमी सतह की बात करेंगे तो आलमी सतह पर जो मौजूदा सूरत हाल है उसको लेकर हिंदुस्तान के सामने भी इसे चुनौती समझी जा सकती है, जा रही है, क्योंकि माहिरीन की तरफ से बार बार इस हवाले से कई बातें कही गई हैं। कोरोना के हाइब्रिड वेरिएंट से चौथी लहर का क्या खतरा है, WHO अलर्ट पर है, इस तरह की भी बातें कही जाती हैं। क्योंकि मौजूदा सूरत हाल अगर हम चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने 26 मिलियन की अपनी आबादी का बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया है और इसके लिए बड़े शहर जैसे शंघाई का एग्जाम्पल यहां पर कोट करना चाहूंगी, उसे बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले शिंजियांग सूबे की और शहर की बात आपने सुनी होगी। गुज़िश्ता 10 दिनों की के पहले की खबर है कि उस पूरे शहर को लॉकडाउन कर दिया गया था। कई करोड़ों की आबादी वाला वो शहर था और इसलिए लॉकडाउन किया गया था क्योंकि वहां पर कोरोना के ओमिक्रोन के जो वेरिएंट्स हैं वो ज्यादा तादाद में सामने आने लगे थे। लेकिन उसके बाद अब एक और खतरा चीन की तरफ से ही सामने मंडरा रहा है। वो ये है कि बड़े पैमाने पर आबादी की टेस्टिंग के लिए चीन ने अब ये फैसला किया है, इसकी शुरुआत कर दी है कि वो अपने बड़े शहरों को बंद करेगा, जिसमें शंघाई शामिल है। तो इस तरह की मौजूदा सूरत हाल अगर आलमी सतह पर बनती हैं तो हिंदुस्तान को क्या सबक लेने की जरूरत है, एक अहम सवाल उठ रहा है। इसके अलावा जाती जिंदगी में कई अमराज से लोग मुब्तला होते हैं, लिहाजा आज हमने एक ऐसे माहिर डॉक्टर को मदऊ किया है जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं और जिनसे आप अपनी सेहत से जुड़ी, साथ ही साथ आपको अगर हमल के ताल्लुक से कुछ प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उनसे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था कि दो डॉक्टरों को हमने मदऊ किया है। एक तो ये कि कोरोना की आलमी सूरत हाल से हिंदुस्तान को किस तरह से निमटने की जरूरत है और तैयार रहने की जरूरत है, और दूसरा ये कि डे टू डे लाइफ में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उन्हें किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, अपनी हिफाजत करनी चाहिए, और अगर वो किसी डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट हैं तो उन्हें क्या ये जांच परखने की ज़रूरत है कि उनका इलाज जो है सही समत में जा रहा है या नहीं जा रहा। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मालूम नहीं होता है कि जो दवाएं ले रही हैं और जो डॉक्टर से वो कंसल्ट कर रही हैं वो सही है, दुरुस्त है कि नहीं है, क्या वो मर्ज पकड़ पाए हैं या नहीं पकड़ पाए हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपने एक टाइम अगर किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट किया है तो दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करने की भी ज़रूरत महसूस की जानी चाहिए, ताकि आप पूरी तरीके से भरोसा कर पाएं कि आप की जो ट्रीटमेंट चल रही है वो सही समत में चल रही है, नहीं चल रही है। प्रेगनेंसी के हवाले से मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि दूसरे जो माहिर डॉक्टर को आप टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर बाद देखेंगे, उनका पेशा यही है कि जो ऑब्स्टेट्रिक्स हैं और गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है ये हम समझने की ज़रूरत महसूस करते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप जिन्हें देख पा रहे हैं, हमेशा न्यूज़ 18 उर्दू के किसी न किसी प्रोग्राम में आप देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आपका इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ने के लिए, गुड आफ्टरनून, वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी क्योंकि जब गुज़िश्ता दिनों आपसे मुलाकात हुई थी तो चीन के एक शहर की बात शिंजियांग की हुई थी। अभी एक शंघाई को बंद करने की शुरुआत चाइना ने कर दी है और वहां पर टेस्टिंग जो है बढ़ा दी गई है, इसलिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जब आलमी सूरत हाल इस तरह की होती है तो जाहिर सी बात है मुल्की सतह पर भी तैयारियां और कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। तो हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में आप इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मेरा सवाल। देखिए सना, ये बहुत ही गहरा खतरा है क्योंकि हम पिछली 3 वेव सुबह के चुके हैं और सेकेंड वेव की तबाही हमने देखी है। तो आम जो हमारा आवाम है इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। पिछले आपने देखा होगा थर्ड वेव आई थी, लेकिन वो ओमिक्रॉन वायरस वाली थी, वेरिएंट वाली थी, और काफी माइल्ड सी थी, बड़ी आसानी से मामला निपट गया था। अब 2 महीनों से तो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहुत ही मस्त हो गए हैं और बिल्कुल जो हमने माहौल देखा है प्रैक्टिकली सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं, सब रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी गई हैं, मार्केट्स खुल गई हैं, स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं। तो अभी किसी चीज के लिए कोई तैयारी नहीं है। उस बात से हमें खतरा नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा खतरा है कि जो हमने प्रिकॉशंस थे, कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर था, लोगों ने मास्क भी हटाने शुरू कर दिए हैं।
थोड़ा सा मैं समझूंगा ये गलत है, क्योंकि अगर चाइना में हुआ है, आपको मालूम है सना कि हमारी जो फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो 27 यानी कि कल से शुरू हो गई हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट चाइना को छोड़ के। लेकिन हम समझते हैं कि जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑन होती हैं तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है। तो हम नहीं कहेंगे मेरी अपनी राय भी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राय भी कि हमें कब तक डर के जीते रहें, लेकिन हम डरें तो नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर लें, बिकॉज ये सोचा जा रहा है कि बाई जून जुलाई कोई दोबारा खतरा हो सकता है। आज हमारे लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो पिछले खतरे से अभी उनका खत्म नहीं हो पाया, जिनका नुकसान हुआ है परिवार में या कुछ ऐसा बिल्कुल, इस हवाले से हम कई और सवाल आपसे करेंगे। एक और खास मेहमान जिन्हें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, डॉक्टर इंदु कौल, प्रोफेसर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इंदु कौल, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट में फर्क क्या है? ऐसा है जी, ऑब्स्टेटिक्स है विच डील्स विद डिलीवरी, जो डिलीवरी जो होती है वो ऑब्स्टेटिक्स, और उसके साथ रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट होता है बर्थ रिलेटेड उसको ऑब्स्टेटिक्स कहते हैं। और गायनोकोलॉजी इज यूट्रस रिलेटेड, यूट्रस ओवरीज। सो इन शॉर्ट प्रेग्नेंट स्टेट में जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स डील करनी होती है वो ऑब्स्टेटिशियन करता है, और गायनोकोलॉजिस्ट अदर साइड, अदर देन प्रेगनेंसी वो डील करता है। दैट इज द जी। तो आपने डिफरेंस बताया कि इन दोनों में फर्क क्या है। अब आते हैं प्रेगनेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स के हवाले से आपसे सवाल करते हैं, क्योंकि कई दफा ये होता है कि 9 मंथ बहुत सी महिलाओं की कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है, क्योंकि पहले मंथ से ही वो कंफ्यूजन का शिकार रहती हैं कि पता नहीं पहला मंथ हुआ या दूसरा मंथ हुआ। तो बाज दफा ये हो जाता है कि उन्हें मालूम नहीं है। तो क्या ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कुछ सोल्यूशन है? बहुत कुछ है जी, आजकल तो बहुत ही कुछ है। आई थिंक जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो तो एक जमाना था, मे बी 20-30 ईयर्स पहले लेडीज को पता नहीं होता था, बट आजकल मैक्सिमम लेडीज को जो मालूम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रैकर है दैट इज द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब को तकरीबन पता होता अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वो ओवरड्यू जस्ट 1 डे और 2 डे होती है तो थोड़ा सा तो शक लेडी को हो ही जाता है। सो उस पे फिर आगे हम बड़े सारे तरीके होते हैं मालूम करने के। अब फर्स्ट इज कि ओवरड्यू 1 और 2 डेज हो गई। आजकल होम किट, इतने अच्छे किट्स मिलते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट मिलते हैं, तो आजकल मैक्सिमम लोग खुद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस किट पे। सो वो होता है तो बिल्कुल बहुत कम ये हिस्सा बच पाया है अभी। लेकिन अगर रूरल एरियाज की हम बात करेंगे तो वहां पर ऐसे वाकयात बहुत देखने को मिलते हैं। अर्बन एरियाज में तो बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है, पढ़ रहे हैं, लोग टेक्नोलॉजी जान रहे हैं और चीजों की समझ है, बेदार हैं। लेकिन रूरल एरियाज में ये भी खास बात डॉक्टर इंदु देखी गई कि 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं डिलीवरी और वो नॉर्मल डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर्स जिसके अंडर ट्रीटमेंट होती हैं वो लेडीज, उन्हें कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप वक्त ले सकते हैं, 10 से 15 दिन वो एक्सटेंड कर दिया जाता है वक्त। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? क्या ये एक्सटेंशन सही होता है? क्योंकि अर्बन एरियाज में तो ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर फॉरन सिजेरियन की सलाह देते हैं, लेकिन गांव में अगर आप देखेंगे वहां पर पता नहीं क्यों डॉक्टरों की तरफ से या फिर फैमिली की तरफ से नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए ऐसा जोर बनाया जाता होगा या फिर कहा जाता होगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या देख पाती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें थोड़ा सा रूरल नॉन रूरल का बाकी उसमें बड़ा फर्क पड़ता है, बट कुछ चीज इसमें से ऐसे है कि जो समझना हमारे को बहुत जरूरी है। तब से हमारे NHM प्रोग्राम्स आगे, NRHM प्रोग्राम्स आगे, तब से कम हर गांव में, हर एरिया में, क्योंकि मैं काफी अर्से ऑलमोस्ट 35 ईयर्स मैंने एक टर्शरी केयर सेंटर में काम किया, तो मुझे पूरे रूरल से लेके एंड तक पता है कि चेन कैसे बनती है। तो मैं लोगों को तो जनरली लोकल डॉक्टर्स तो वहाँ पे अगर वो नहीं है तो ANM जो लेकर होती है या हेल्थ वर्कर होती है वो उनको गाइड तो कर ही लेती है। बट जैसे आपने सही कहा, उनके प्रेशर्स बड़े ज्यादा होते हैं और वो इतने अवेयर नहीं होते हैं कि वो आके अपना एंटीनेटल चेकअप्स करवाए। तो वैसी सिचुएशन में जब वो फंस जाते हैं तो वो लास्ट मिनट पे फिर डॉक्टर के पास आते हैं। तो उसमें ये हमें समझना है कि वो किस एरिया में है। वो अगर वो बहुत ही दूर दराज में है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी की फैसिलिटीज नहीं है या सिजेरियन की फैसिलिटीज नहीं है,
तो वो डॉक्टर बिना इक्विपमेंट तो कुछ कर भी नहीं सकेगा उस पेशेंट के जी लिए। नहीं, लेकिन इंदु कौल साहिबा, ये भी देखा गया है कि जिस डॉक्टर से वो अंडर ट्रीटमेंट होती हैं उनकी भी सलाह होती है कि 9 मंथ्स हो गए, 5 से 7-8 दिन और देख लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर डॉक्टर ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जैसे हम डेट कोई भी हम करते हैं ना, नॉर्मल डिलीवरी की डेट जो भी तय करते हैं उसमें हम हमेशा +- 7 days to 15 days दे ही देते हैं। तो वो एक जो क्या, तो इससे बच्चे पर कोई असर तो नहीं पड़ता ना? बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है डॉक्टर इंदु कि अगर 9 मंथ से अबव हुआ टाइम तो इससे हो सकता है कि बच्चे की सेहत पर असर पड़े। ऐसा कुछ है या नहीं? वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो डॉक्टर तय करता है कि अगर उसको कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, बेबी नॉर्मल है, मदर नॉर्मल है, तो फिर वेट कर सकते हैं। और आजकल हमारे इक्विपमेंट्स भी बड़े सारे जिससे हमें पता चलता है हेल्थ ऑफ बेबी एज वेल एज मदर। लेकिन वो हाई रिस्क है, अगर उनको जरा सा भी कोई रिस्क मदर में या बेबी में लगता है तो उस कंडीशन में फिर हम नहीं वेट करते हैं। और कई बार इसका अपोजिट भी होता है, कई बार बहुत पहले टर्मिनेट भी करनी पड़ती है प्रेगनेंसी। जैसे कि हम 37 वीक्स माने कोई 3 हफ्ता ईडीडी से पहले भी कई बार हमें करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम ये समझ आती है कि बच्चे को अगर हम रहने दे तो ज्यादा खतरा हो सकता है। तो अंडर दोज कंडीशंस बेबी को जनरली फिर इट्स बेटर टू टेक आउट द बेबी आउट ऑफ द वूम एंड पुट इट इन अ मशीन जहाँ पे वो ज्यादा बेटर रहे। तो ऐसी सिचुएशंस में सब में तो डॉक्टर ने ही तय करना है कि उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए छोड़ना है या सिजेरियन करना, वेट करवाना है या नहीं करवाना। बिल्कुल, ये डॉक्टरों पर छोड़ देना चाहिए। जो डॉक्टर कहते हैं उनकी सलाह माननी चाहिए। आवाम से ये कहना है डॉक्टर इंदु का। डॉक्टर इंदु, मैं आपके पास लौटूंगी। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, उनका रुख कर लेते डॉक्टर नरेश चावला। डॉक्टर नरेश, आपने ही कुछ देर पहले कहा और उसका जिक्र मैंने भी किया था कि चाइना में जो हालात है, मौजूदा हालात हैं, ट्रेवल एडवाइजरी भी चाइना के हवाले से जारी है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी चीजें जो पहले हम लोगों ने SOPs पर अमल करना सीखा था, वो अब ऐसा लगता है कि सब भूल गए हैं। इसके लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर से वो तमाम चीजें शुरू करनी होंगी कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो आप के खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा? इस तरह की शुरुआत की आप एक बार फिर से, आपको लगता है कि शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, अभी उसका समय नहीं आया है। हाँ। देखिए, जो चाइना में केसेस और हांगकांग में जगह ज़्यादा हुए थे, और चाइना के अब शंघाई एक बड़ा शहर है, उन्होंने उसको भी लॉकडाउन किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना में जगह सख्ती बहुत तेजी से होती है। हाँ। तो जहाँ तक आपका कहना है कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ हमें शुरू करना चाहिए, तो आई थिंक इट इज़ नॉट राइट। बट मैं समझता हूँ कि सबसे पहला यही है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उनका सर्वेलेंस आज भी हमें जारी रखना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन अंदर से पैदा नहीं होगा, इन्फेक्शन आएगा तो बाहर से आएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को सबको आते ही एयरपोर्ट पे टेस्टिंग करवाना मस्ट होना चाहिए। और दूसरा, जो आज की तारीख में भी अगर यहाँ भी कुछ होना है तो वही सिंपल प्रिकॉशन जो हम हमेशा कहते हैं, मास्क का इस्तेमाल मत रोकिएगा, भीड़ भाड़ दोबारा शुरू हो गई हैं। अब जो मैरिज फंक्शंस हैं, सोशल फंक्शंस हैं, दूसरे फंक्शंस हैं, उनमें भीड़ भाड़ दोबारा शुरू हो गई है। तो इंडिया में तो एक बार एक केस भी आ गया तो बड़ी बुरी तरह फैल सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को देखना, वो अभी थोड़ा सा एहतियात रखना। अभी हम सख्ती करेंगे तो लोग बाग मानेंगे भी नहीं, और दूसरा एकदम पैनिकीनेस आ जाएगी, जो मैं नहीं समझता कि इंडिया की हालात, इकोनॉमिक हालात और इंडिया की जनरल जनता इस चीज के लिए कोई तैयार अभी है। इसके अलावा कोरोना के हाइब्रिड वेरिएंट से चौथी लहर का खतरा है क्या? क्वेश्चन मार्क। WHO इस हवाले से अलर्ट है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि डेल माइक्रोन एक नया वायरस इसी का वेरिएंट है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ सुना जा रहा है, क्योंकि अभी तो कोई केस हिंदुस्तान में हुआ नहीं है। और इंडिया में जो इस टाइम तक कोरोना के केसेस हैं वो लोएस्ट पे चले गए हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो अभी तो हम बहुत ही सेफ हैं, लेकिन ये कब तक सेफ रहेंगे ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो आई वुड अगेन से द न्यू जो वेरिएंट है वो बाहर से ही हिंदुस्तान में आएगा, तो हमें अपने बॉर्डर्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए अपने। जी, तो सरकार के लिए ये है कि सरहदी इलाकों पर ध्यान दिया जाए, पाबंदियां जो लगी हुई हैं, और उन्हें टेस्टिंग के हवाले से ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ये कहना है डॉक्टर नरेश चावला का, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। एक बार फिर से रुख कर लेते हैं डॉक्टर इंदु कौल का। डॉक्टर इंदु, इस मौजूदा वक्त में हम ये देखते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। क्या इसकी वजह आप मानती
हैं कि खान पान है, लाइफस्टाइल है, या फिर तेजी से बढ़ती जिंदगी, या फिर टेक्नोलॉजी, क्या मानती हैं आप इसकी वजह? एक्चुअली जो आपने कहा है तकरीबन ये सारे इसके कंट्रीब्यूटर्स है। देखिए जी, जो प्रेगनेंसी नो डाउट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो हम लोगों का रहन सहन हुआ, लाइफस्टाइल हो गया, जो जैसे आपने खान पान कहा वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेट मैरिजेस आजकल कर रहे हैं लोग, जैसे 18 साल की उम्र पे करते थे तो आजकल तो थोड़ी लेट मैरिजेस हो जाती है। फिर उसके बाद एक और दूसरा उसका पहलू ये भी है कि आजकल डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इतनी ज्यादा आ गई हैं जिसकी वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस का पहले ही पता भी चल जाता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर एक जमाने में हमारी मोर्टेलिटी रेट, फीटल मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती थी तो इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से बढ़ जाती थी कि जो हमें कभी पता भी नहीं चलती थी। लेकिन आजकल ये कॉम्प्लिकेशंस हम पहले ही पता करते हैं, हमें पता चल जाता है, तो हमारी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। तो उसकी वजह से हमारी ऑपरेटिव इंटरवेंशन रेट भी बढ़ जाती है। सो बट ओवरऑल जो भी हम करते हैं इससे ओवरऑल जो आउटकम प्रेगनेंसी के होता है इट इज मच बेटर डिस्पाइट ऑफ हैविंग लाइफस्टाइल। जैसे लाइफस्टाइल आजकल लोग खाने में बहुत बदपरहेजी करते हैं, फास्ट खाते हैं, और लोग एक्सरसाइज बड़ी कम करते हैं। जैसे सबका हो गया एक कुर्सी पे बैठना और पे बैठना। अच्छा, आपने एक्सरसाइज की बात की तो एक्सरसाइज पर हमने कई सारे एपिसोड्स कर लिए हैं क्योंकि मेंटल पीस भी मिलता है अगर आप योगा एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रेगनेंसी में ये एक्सरसाइज कितना हेल्पफुल होता है डॉक्टर इंदु? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं आप ये वाला पोस्चर नहीं कर सकते, आप प्रेग्नेंट लेडी ये नहीं कर सकती, तो उन ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है कि प्रेगनेंसी में कोई, बिल्कुल नहीं। हमें प्रेगनेंसी में जैसे नॉर्मल हम एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रिस्क्राइब प्रेगनेंसी में स्पेशली सिर्फ हम जो प्रिवेंट करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी कोशिश करते हैं कि नहीं करें, उसके बाद एक्सरसाइजेज जो मसल रिलैक्सेंस। उल्टा इसमें बहुत सारी प्रेगनेंसी में जो एक्सरसाइजेस एक्स्ट्रा बताई गई है जिसकी वजह से पेल्विक जो एरिया होता है वो तैयार होता है डिलीवरी के लिए, और चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के बड़ी ज्यादा होते हैं। इसमें मैं आपको एक पुरानी एग्जांपल देती हूँ। पुराने जमाने में लेडीज को लास्ट ट्राइमेस्टर में बताया जाता था कि नीचे बैठ के आप पोंछा लगा लीजिए, हैवी एक्सरसाइजेस करें, उठक बैठक करिए। सो दैट वाज अ पेल्विक जो ट्रेनिंग जो होती थी नॉर्मल डिलीवरी तैयार होने के लिए, उसलिए होती है। तो वैसी टाइप की एक्सरसाइजेस आजकल भी होती हैं और नेट भरा हुआ है, डॉक्टर्स हैं इसके लिए, फिजियोथेरेपिस्ट है जो बोलते हैं। ये तो हुआ एलीट क्लास, और जो नॉर्मल क्लास है, फॉर एग्जाम्पल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वो तो अपना नॉर्मल काम करते हैं, चले फिरे जो भी है। और एक एग्जाम्पल मैं जनरली लोगों को देती हूँ, अगर तो प्रेगनेंसी का कोई इम्पैक्ट पड़ता एक्सरसाइज से, तो हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनमें तो सारी मोर्टेलिटीज हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा होती है। बिल्कुल। सिजेरियन केसेस जो है ना अर्बन एरियाज में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप जो रोजमर्रा के कामकाज हैं वो रूरल एरियाज की जो लेडीज हैं वो करती हैं, इसलिए सिजेरियन से वो बचते हैं। क्या इसकी एक अहम वजह मान रही हैं आप? ये एक अहम वजह, और दूसरा ये भी है द साइज ऑफ द फीटस। देखें जो डाइट आप जितना अच्छा खाएंगे तो फीटस का साइज भी बढ़ जाता है, बच्चे का साइज भी बढ़ जाता है। तो जैसे पहले हम कहते कि सिजेरियन रेट कम थी, बेबी साइज स्मॉल होता था, तो काम भी करते थे, खाना भी इतना ज्यादा फैटी चीजें नहीं खाते थे, तो उससे ओवरऑल नॉर्मल डिलीवरी रेट ज्यादा होती थी। बट आजकल थोड़ा डिफरेंट हो गया है, बेबी साइज बढ़ गए हैं और लोगों का काम उठना बैठना और एक्सरसाइज कम हो गया है। दिस इज वन ऑफ द रीजन बट नॉट द मेजर रीजन। देयर आर मेनी अदर रीजंस जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं सिजेरियन से। बिल्कुल। और मौजूदा वक्त में हमने ये देखा डॉक्टर नरेश चावला की कई सारी माएँ जो थी वो उनका बॉर्न चाइल्ड कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन बॉर्न चाइल्ड हुआ तो ऐसे में कई सारी दिक्कतें आई। तो ऐसी माओं को क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर नर्सेज की बात की जाए तो क्या कुछ खास ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर नरेश चावला? यहाँ तक मैं दिल्ली हॉस्पिटल्स में ऑल अक्रॉस, चाहे वो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो दूसरे नर्सिंग, डॉक्टर नरेश चावला को स्क्रीन पर लाइए जी, बोलिए डॉक्टर नरेश चावला। हेलो जी बोलिए। यस, जैसा कि मैं कह रहा था, जहाँ तक मैं दिल्ली में कहूँगा और दिल्ली के आसपास के एनसीआर के दूसरे सैटेलाइट टाउन्स में कहूँगा, एक रूल है
all cases are tested for corona before delivery started. ये सच है, जब सेकेंड वेव के आसपास बहुत तंगी आ गई थी, कई गायनेकोलॉजिस्ट ने केसेस को टच करने के लिए मना किया था, काफी ऐसा भी हमने देखा था, उस टाइम डर बहुत ज्यादा था। लेकिन आजकल टोटल शांति हो गई है और आई थिंक लोगों को इवन थर्ड वेव के आसपास भी हमने देखा था डिलीवरीज में कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट एवरीवन वाज टेस्टेड फॉर corona, and even if found negative, even if found positive, they were still properly उनका डिलीवरीज हुई थी और ना माँ को ज़्यादा नुकसान हमने देखने को मिला था और ना बच्चे को। तो आई थिंक एक डर सा था जिससे डॉक्टर्स को भी उभरना पड़ेगा और आम जनता को और प्रेग्नेंट लेडीज, एक्सपेक्टेंट लेडीज को भी इससे उभरना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा नुकसान डर से ज़्यादा नुकसान होता है जितना एक्चुअल नुकसान होना होता है। जी, इसके अलावा कोरोना की जब हम बात कर रहे हैं, जो नए वेरिएंट की शुरुआत हो चुकी है, हालांकि इंडिया में इस हवाले से कोई केस नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी रिसर्च तो इस पर चल ही रहे होंगे डॉक्टर नरेश चावला, तो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है कि जो ये डेल्टा ओमिक्रॉन है या डेलक्रॉन है, ये कितना घातक हो सकता है, कितना लोगों पर असरअंदाज हो सकता है? इस हवाले से कुछ जानकारी मेडिकल साइंस बता रहा है? यस, मैं दोबारा कहूंगा, सेकेंड वेव बहुत घातक थी, थर्ड वेव में बहुत कम जान थी, लेकिन मैं अपने सहज ज्ञान से कहूंगा, हालांकि इसके लिए कोई रिसर्च अभी ऐसा या कोई शोध नहीं है, अब की आने वाली वेव्स इतनी घातक नहीं होगी 4 कारणों से। कारण नंबर 1, हमें वैक्सीनेट इंडिया के ज्यादातर लोग हो चुके हैं और ये वैक्सीनेशन बढ़ता ही जा रहा है, और जो छोटे बच्चों में नहीं होता था 10 से 15 वाले, उनमें भी अब वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। नंबर 2, इससे इम्यूनिटी भी आती है और एक हर्ड इम्यूनिटी जिसकी हम हमेशा अपील करते आए हैं, जो कि डाउटफुल रोल प्ले करती है। जितना हमारी जनता को वैक्सीनेशन बढ़ता चला जाएगा उतना पूरी की पूरी जनता ही बच जाएगी। नंबर 3, जो एक डर था जो सेकेंड वेव ने बहुत मारा था, लोग हॉस्पिटल बेड्स के लिए, एसेंशियल ड्रग्स के लिए, ऑक्सीजन के लिए तड़पते थे, ऐसा शायद नहीं होने के चांसेस है। और नंबर 4, नाउ वी आर वाइज इनफ कि हम ऐसे ना डरे, लेकिन आज भी आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को अपील एक ही है, भाई अभी मास्क को छोड़िएगा नहीं, इसको एक जीवन शैली बना लो, इससे आप पोल्यूशन से भी बचेंगे और कोरोना से भी बचेंगे। और भीड़ भाड़ की जो हिंदुस्तान में बहुत आदत है, उसको अगर हम एक शिष्टाचार अपना लें तो मैं समझता हूं चाहे ये कोरोना था या आने वाले दिनों में कोई और नया वायरस आने वाला होगा, उन सब से हम पहले से ही बच सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम मशवरे हैं जो डॉक्टर नरेश चावला साहब देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम बात करें डॉक्टर इंदु साहिबा से, वो बता रही कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को और साथ ही जच्चा और बच्चा को किस तरह से ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से अहम वक्त होते हैं कि उन्हें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। काफ़ी वक्त से हम प्रेगनेंसी पर बात कर रहे थे, अगर अब बात कंसीव पर की जाए तो कंसीव वो लेडीज जो पहले से ही किसी मर्ज में मुब्तला हैं, फर्ज कीजिए डॉक्टर इंदु उन्हें वो डायबिटिक हैं या फिर उन्हें थायराइड है, तो ऐसी महिलाओं को क्या नॉर्मल महिलाओं से, नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है या फिर उन्हें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है? ऐसा है जो आपने कहा कि जो जैसे डायबिटीज और थायराइड की आपने एग्जांपल दे दी, तो हमारा ऐसे इनका ग्रुपिंग हो जाता है प्रेग्नेंट लेडीज का कि या तो एक नॉर्मल हम ले लेते हैं और हाई रिस्क ले लेते हैं, हाई रिस्क ग्रुप ले लेते हैं। जो एक लेडी बिल्कुल नॉर्मल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं और दूसरे वाले में हाई रिस्क में। अब हाई रिस्क जो आता है इसमें ये सारी जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं लेडी को, चाहे डायबिटीज हो, थायराइड हो, हार्ट डिजीज हो, और भी बड़ी बड़ी चीजें, इवन कोविड से उसने जूझा हो, अभी काफी सारी चीजें जो उसमें आती हैं, तो इन लोगों के लिए डॉक्टर्स के पास हमेशा एप्स होते हैं, पूरे ट्रीटमेंट होते हैं, तो बिल्कुल भी पेशेंट को डरना नहीं होता। उनको स्पेशल केयर मिलती है डॉक्टर से और स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस मिलती हैं और उनको उसी हिसाब से उनको, बस फर्ज ये है कि आप अंडर ट्रीटमेंट रहें, किसी डॉक्टर के अंडर रहें। बिल्कुल वही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। देखिए अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी भी है उसको भी पेशेंट को, डॉक्टर को जरूर दिखाना है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी नॉर्मल होते होते कब एबनॉर्मल हो जाए वो उनमें सेकंड्स भी लगते हैं। एक चीज जो नॉर्मल प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम होती है उसको हम PPH बोलते हैं, जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर। जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और सडनली पेशेंट इतना ब्लीड करता है तो एक इमरजेंसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। सो
सिचुएशंस नॉर्मल में भी हो सकती है। सो ओवरऑल क्या है कि हर पेशेंट को, चाहे वो नॉर्मल हो या कोमॉर्बिडिटीज हो, उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसके बाद डॉक्टर तय करता है कि मैंने उसको किस ट्रीटमेंट पे डालना है। अगर वो डायबिटिक है तो वो उसको साथ में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ मिलकर या खुद करके उनको ट्रीटमेंट पे डाला जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल से उनकी प्रेगनेंसीज हो जाती हैं। थायराइड दूसरे तीसरे को आजकल हो रहा है तो उसमें भी बिल्कुल ठीक ठाक आउटकम उनमें पेशेंट्स में निकलता है। बट बेसिक जो मुद्दे की बात यह है कि हर पेशेंट को डॉक्टर को दिखाना और बिल्कुल बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर से कंसल्ट लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर उन्हीं किसी मर्ज में वो मुब्तला हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इंदु, बहुत सारे मशवरों से आपने नवाजा। कई और सवाल थे जो आपसे करने थे लेकिन वक्त इसकी इजाजत नहीं देता। डॉक्टर नरेश चावला, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मशवरे नाजरीन को देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। चलती रहेगी जिंदगी। आदाब।